हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर.के. गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइज, आज से मैं कैलकुलस शुरू करने जा रहा हूं और कैलकुलस की शुरुआत मैं चैप्टर डिफरेंशिएशन से करूंगा। सो गाइज, चलिए समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, तो गाइज जो डिफरेंशिएशन है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है। डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज। इसे ध्यान से समझिएगा। हम लोग पहले डिफरेंशिएशन समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। देखिए, अब रेट ऑफ चेंज की बात करें तो रेट ऑफ चेंज क्या है? रेट ऑफ चेंज जो होता है किसी क्वांटिटी में कितना फास्ट या कितना स्लो किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बदलाव हो रहा है। समझ गए? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है कि किसी गिवन क्वांटिटी में कितना फास्ट या फिर कितना स्लो किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बदलाव हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना। और ये जो रेट ऑफ चेंज है इसकी भी दो कैटेगरी होती है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना। तो जो रेट ऑफ चेंज के बारे में मैंने बोला आपको कि जो रेट ऑफ चेंज होता है इसका मतलब है हाउ फास्ट और स्लो, हाउ फास्ट और स्लो a quantity changes with respect to another quantity। क्लियर? क्या कहा मैंने रेट ऑफ चेंज के बारे में? कि कोई गिवन क्वांटिटी कितना फास्ट या फिर कितना स्लो किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मैंने कहा कि दो प्रकार का होता है। रेट ऑफ चेंज दो प्रकार का होता है आपका। देखिए, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये दो प्रकार के रेट ऑफ चेंज होता है। अब गाइस, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से आपका क्या मतलब है? तो चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो प्लेसेज है। देखिए यहाँ पर एक प्लेस है x और दूसरा प्लेस है y। इस दोनों प्लेस के बीच में चार पड़ाव है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पड़ाव है A, यहाँ पर एक पड़ाव है B, यहाँ पर एक पड़ाव है C और यहाँ पर एक पड़ाव है D। X और Y दो प्लेसेज है, इन दोनों के बीच में चार पड़ाव है A, B, C, D। ठीक है। अब एक लड़का है यहाँ पर, इसको यहाँ से X से Y तक ट्रेवल करना है। ठीक है। और यहाँ पर एक लड़का पहले से प्रेजेंट है। ठीक है ना। Y पर एक लड़का पहले से प्रेजेंट है और इस लड़का का नाम B1 रख दीजिए, Y1, और इस लड़का का नाम B2 रख दीजिए, Y2। ठीक है। B1 को B2 तक जाना है, मतलब X से Y तक जाना है। तो देखिए यहाँ जब B1 X से Y पर जाता है, मतलब B2 के पास जब चला जाता है,
तो B2 पूछता है B1 से कि X से Y तक आने में तुम्हारी स्पीड क्या होगी। तो सोचिए गाइस, B1 जो है B2 को कौन सा स्पीड बताएगा। सोचो जरा ध्यान से गाइस, यहाँ पर जो B1 है वो B2 से अपना एवरेज स्पीड बताएगा, ठीक है ना। एवरेज स्पीड का मतलब है कि X से लेकर Y तक थ्रू आउट द जर्नी जो एवरेज चेंज होगा उसके स्पीड में, उस एवरेज स्पीड को बताएगा, ठीक है। लेकिन सोचिए, अगर B2 उससे पूछे कि जब आप पॉइंट C से पास कर रहे थे, मतलब जो पड़ाव C है, जब आप पड़ाव C से पास कर रहे थे उस समय आपकी स्पीड क्या है। तो B1 उस समय क्या बताएगा। उस समय B1 जो है अपना इस पर्टिकुलर टाइम पर, इस पर्टिकुलर पड़ाव C पर अपना इंस्टेंट स्पीड बताएगा B2 से, समझ गए ना। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को आप इस रियल एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से समझ गए कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है और एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब है थ्रू आउट, ठीक है ना, बिगिनिंग टू एंड जो रेट चेंज है उसको बोलता है। थ्रू आउट बिगिनिंग टू एंड जो रेट चेंज होता है उस रेट को हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। जबकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो होता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो रेट चेंज करता है उसको बतलाता है, समझ गए ना। तो गाइस, यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, किसी गिवन क्वांटिटी में किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन बोलते हैं या इसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है, या इसको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। समझ गए। तो अगर रेट चेंज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन हो जाएगा गाइस, अकॉर्डिंग टू रेट चेंज, ये हो जाएगा द इंस्टेंटेनियस rate of change of a quantity with respect to another quantity is called differentiation। क्लियर है। यहां पर आपका रेट ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन हो गया। तो क्या हो गया डेफिनेशन। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी with respect to another quantity is called differentiation। क्लियर है। लेकिन अब जरा सोचिए कि क्या सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कह देने से डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। डिफरेंशिएशन एक वैल्यू होता है, समझे। डिफरेंशिएशन क्या है गाइस। डिफरेंशिएशन एक वैल्यू होता है जिसको प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है, समझे। एक बार फिर से इस बात को समझिए कि सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलने से डिफरेंशिएशन नहीं निकल पाता है, समझे ना। डिफरेंशिएशन जो है वो एक वैल्यू होता है और उस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए एक प्रोसेस करने की जरूरत होती है, समझे।
तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन होता है कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम किसी क्वांटिटी के रेट चेंज निकालते हैं किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। समझे? तो गाइस हम ये भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में जो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन इज the process to find the instantaneous rate of change of a quantity with respect to another quantity। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने कहा कि सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोल देने से किसी क्वांटिटी का किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है। समझे ना? डिफरेंशिएशन एक वैल्यू है जिसे हम लोग प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं। समझे ना? तो हम लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में डिफरेंशिएशन को कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? ये था ओवरऑल बेसिक डेफिनेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो डिफरेंशिएशन है इसको हम लोग और दो अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं और इसको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्लियर है ना? इस दो अलग अलग और नामों से भी इसको हम जानते हैं। समझे ना? तो आपको पता चल गया कि जो डिफरेंशिएशन है किसी क्वांटिटी का किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वो एक वैल्यू होता है। ठीक है ना? और इस वैल्यू को हम लोग किसी प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं और जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। क्लियर है? अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि तो प्रोसेस क्या है? ठीक है ना? किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग किसी गिवन क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं? ठीक है, तो गाइज 11th क्लास में आपको जानकारी होगी कि इस प्रोसेस को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना? तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो गाइज अभी आपको मैंने डिफरेंशिएशन को किसी क्वांटिटी में रेट चेंज किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में बताया, लेकिन आपको जो है कैलकुलस में फंक्शन पढ़ना है। ठीक है ना? और फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू हम लोग किसी गिवन क्वांटिटी का किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो गाइज यहाँ पर कैलकुलस में अब क्वांटिटी की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कैलकुलस में हमें फंक्शन पढ़ना है और फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, व्हाट इज द
process, what is the process to find the derivative of a function? ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर आपका इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। क्लियर? क्या करेंगे हम लोगों को फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। आपको समझाने के लिए मैंने दो क्वांटिटी ली थी, एक क्वांटिटी का रेट चेंज, दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में समझाया आपको, ठीक है। लेकिन कैलकुलस में हम लोगों को फंक्शन का स्टडी करना है और फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक फंक्शन लेते हैं और पूरा प्रोसेस आपको मैं समझाता हूं। मैंने कहा कि ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन निकालने का सबसे पहला तरीका, तो हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो है आपके पास एक फंक्शन है जिसमें जो x होता है, x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है गाइस। क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास अगर कोई फंक्शन है तो x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ओके। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब है कि x में जब हम कोई बदलाव करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y में बदलाव होगा, मतलब y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पर निर्भर करती है, समझे ना। इसलिए x जो हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और y जो हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन देखिए, अगेन लेट डेल एक्स को हम मान लेते हैं ए स्मॉल चेंज इन x। क्या मान लिया कि डेल एक्स जो है वो x में बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट है, बहुत छोटा सा परिवर्तन है, या उसको आप चेंज बोल सकते हैं। तो x में डेल एक्स परिवर्तन हो गया, x में डेल एक्स चेंज हो गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा, तो देयरफॉर डेल y क्या होगा, x के कोरस्पॉन्डिंग, x में जो चेंज हुआ है डेल x उसके कोरस्पॉन्डिंग y में चेंज होगा, ये डेल y। सो गाइस इसको बोल सकते हैं ए स्मॉल चेंज इन y। क्लियर? फिर से एक बात समझिए, मैंने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है। तो जब हम x में बदलाव करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y में परिवर्तन होगा, समझे ना। मतलब y की वैल्यू x के वैल्यू पर निर्भर करता है, इसलिए x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब मैंने सेकेंड स्टेज में क्या लिखा कि मान लिया कि x में एक छोटा सा चेंज होता है, वो है डेल x। तो x में जो चेंज हुआ डेल x तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज होगा, तो y में जो चेंज होगा वो हो गया आपका डेल y, ठीक है ना। x में जो चेंज हुआ डेल x उसके कोरस्पॉन्डिंग y में जो चेंज हुआ वो हो गया डेल y, ठीक है। सो गाइस
अब ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसमें परिवर्तन हो गया, x में डेल x परिवर्तन हो गया और डेल x के कोरस्पॉन्डिंग y में डेल y का परिवर्तन हो गया। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं y प्लस डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये आपका प्रोसेस मैं समझा रहा हूं, इसी प्रोसेस के माध्यम से आप किसी गिवन फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि y को इस तरफ लाते हैं दूसरी साइड, तो और हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x और माइनस y, ठीक है। और y की वैल्यू हमने क्या माना था fx, तो y के जगह पर fx लिख सकते हैं। तो और हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल x माइनस fx। नाउ यहां पर हम लोग एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे और वो है नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल एक्स, दोनों तरफ डेल एक्स से हम भाग दे देंगे। तो गाइस ये हो जाएगा अब आपका डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और बाई डेल एक्स, ठीक है। अब ये जो डेल वाई बाई डेल एक्स का वैल्यू आया, इसको हम लोग डेल एक्स टेंस टू 0 पर लिमिट ले लेते हैं दोनों साइड, ठीक है। नाउ टेक लिमिट बोथ साइड्स, नाउ टेक लिमिट बोथ साइड्स एज del x tends to 0. So guys we can write as limit del x tends to 0 del y by del x is equal to limit del x tends to 0 f of x plus del x minus fx by del x, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे जो प्राप्त हुआ था, अब इसमें दोनों तरफ जब डेल एक्स टेंस टू 0 पर लिमिट ले लेंगे तो आपका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में डेल एक्स टेंस टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स जो है, ये जो होता है आपका dy बाई डी एक्स के बराबर, ठीक है। क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। जब आप डेल एक्स टेंस टू 0 पर डेल वाई बाई डेल एक्स का लिमिट ले लेते हैं तो ये बन जाता है आपका dy बाई डी एक्स। सो गाइस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स, समझे। तो ये जो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आया यहाँ पर ये जो dy बाई डी एक्स है, यही है डेरिवेटिव ऑफ y, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। मतलब आपके पास जो देखिए यहाँ जो फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसमें दो वेरिएबल था x और y, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू x पर डिपेंड करता था, x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला वो निकाला dy बाई डी एक्स, मतलब y में जो रेट चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में।
तो ये इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है अब नहीं बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर इसको हम लोग डेरिवेटिव के जगह और क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव के जगह हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डेरिवेटिव के जगह हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा डेरिवेटिव और तीसरा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो जो होगा वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। समझ गए बात? मैंने कहा ये प्रोसेस था पूरा जिसके थ्रू हम लोग किसी गिवन क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, ये जो लास्ट में सेकंड वाला जो इक्वेशन आया इसकी मदद से वो आपको मिलेगा, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्लियर है गाइस? तो मैंने जो शुरू में बताया कि जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव है या जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो वैल्यू है, ठीक है, और इस वैल्यू को हम लोग प्रोसेस से निकालते हैं, ठीक है। और आपका प्रोसेस कौन सा हुआ, इस प्रकार से हम लोग प्रोसेस करके उस क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को निकालते हैं किसी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। और इसीलिए अब हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं बोलकर, क्योंकि हमने फंक्शन के लिए प्रोसेस किया था, ठीक है, और फंक्शन में दो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो अब हम लोग उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये जो आपका इक्वेशन 2 मिला, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर है गाइस? ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है दिस इज द डिफरेंशिएशन बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसकी जो वैल्यू मिलती है dy by dx की वैल्यू प्रोसेस करने के बाद वही आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव हो जाता है। क्लियर ना? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस यहां पर हमने dy by dx का वैल्यू निकाला जब y इज इक्वल टू fx आपके पास फंक्शन है। यहां नोट लिख लीजिएगा, और नोट में पहला हो जाएगा आपका कि d by dx, ये d by dx जो है ये अलग अलग d by d इंटू x नहीं है, समझे ना। इस होल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑपरेटर। समझ में आई बात? क्या d by dx को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। और दूसरी बात कि जो हमने अभी आपको बताया, जो आप प्रोसेस के थ्रू हमने dy by dx निकाला, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी डिनोट करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं इज ऑल्सो डिनोटेड बाई f dash x और y1 और y डैश, ठीक है, एंड
देखिए यहाँ पहले समझिए इसको, मैंने कहा ये जो dy बाई dx है इसको हम लोग f डैश x y1 या y डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं कैलकुलस में dy बाई dx के जगह f डैश x भी हो सकता है, y1 भी हो सकता है और y डैश भी हो सकता है, समझे ना। और इसको हम लोग एंड also called फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर है, समझ में आई। तो ये दो नोट आप लिख लीजिएगा कि d बाई डी एक्स जो है एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको हम अलग अलग करके नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। d बाई डी इंटू एक्स नहीं बोल सकते, और dy बाई डी एक्स को हम लोग अदर 3 नोटेशन से भी डिनोट करते हैं, f डैश एक्स, y1 और y डैश, और इसको हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो गाइस हमने फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो प्रोसेस पढ़ा, अब हम लोग उसकी मदद से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालेंगे बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। सो गाइस चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहां पर हम लोग नंबर 1 दे देते हैं, लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, लेट fx इज इक्वल टू c। क्या किया मैंने, एक कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, यहां पर साइड में आप लिख लीजिएगा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, y fx इज इक्वल टू c, आपका जो हो गया वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस डेल x इज इक्वल टू c, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। fx इज इक्वल टू c जब कांस्टेंट फंक्शन है तो x में चाहे आप जो भी बदलाव करेंगे रिजल्ट विल बी सेम। क्लियर, क्या कहा मैंने कि fx इज इक्वल टू c आपका कांस्टेंट फंक्शन है, तो x में चाहे जो भी आप चेंज करेंगे इसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा, समझे ना। तो गाइस बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, सो यहां लिखिएगा, सो फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, सो फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से अब हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और f ऑफ x प्लस डेल x का वैल्यू हमने क्या निकाला, c। तो ये हो गया c, और माइनस fx का वैल्यू हमने क्या माना था, c। तो c माइनस c बाई डेल x, और आपको मालूम है c प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो गाइस यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट डेल x टेंस टू 0 और 0 बाई डेल x, मतलब क्या हो जाएगा, 0 बाई डेल एक्स मतलब 0 हो गया, मतलब इसको लिखेंगे आप डेल एक्स टेंस टू 0 और 0, ठीक है ना। 0 का लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 पर निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। सो गाइस dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया आपका 0, और y क्या था, y मतलब फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स से, और y का वैल्यू एफ एक्स हुआ, और एफ एक्स का वैल्यू क्या था, c था ना। c क्या है, कांस्टेंट है। सो गाइस यहाँ पर देखिए अब हम बोल सकते हैं कि जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा 0। यहाँ पर y को हमने लिखा c,
क्योंकि y क्या है fx के बराबर और fx क्या था कांस्टेंट फंक्शन c था। तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन जब आपको पढ़ाया गया होगा तो वहां आपको बताया गया होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो देखिए यहाँ पर हमने उस कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन को बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल आपको निकाल कर दिखाया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ठीक है गाइस, अब देखिए जरा यहाँ साइड में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे कोई कहे कि d-3 को यहाँ पर -3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार से आपसे कोई कहे कि 10 की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी तो 0। इसी तरह आपसे कोई कहे कि 23/11 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा तो 0। क्यों हुआ 0? क्योंकि यहाँ पर -3, 10 और 23/11 दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है ना, ये सभी के सभी कॉन्स्टेंट्स हैं और इसलिए इनका डेरिवेटिव क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है गाइस? तो ये था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो गया 0। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर और हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, चलो इसको लिखो। तो गाइस चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। लेट कर लीजिए, अगला फंक्शन है fx इज इक्वल टू x टू द पावर n। ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम लोग यहाँ पर x में अगर डेल x से चेंज कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल x इज इक्वल टू, यहाँ भी x में चेंज हो जाएगा तो यहाँ x के जगह x प्लस डेल x टू द पावर n हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और क्या होता है f ऑफ x प्लस डेल एक्स, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस fx बाई डेल एक्स। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब हम लोग f ऑफ x प्लस डेल एक्स और fx का वैल्यू 1 और 2 से यहाँ डाल देंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और ये हो गया आपका x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n और माइनस x टू दी पावर n बाई डेल एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इस डेल एक्स को थोड़ा परिवर्तित करेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और इसको लिखेंगे x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n बाई x प्लस डेल एक्स माइनस x। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा डेल x। और ऐसा लिखने के पीछे रीजन है, और रीजन क्या है, हमारे पास एक अलजेब्रिक लिमिट होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। ये अलजेब्रिक लिमिट हम लोग पढ़े हुए हैं लिमिट्स में। ठीक है ना, तो इस फॉर्म में लाने के लिए तो है ना हमने यहाँ पर डेल एक्स में चेंज किया। अब देखेंगे आप कि x के जगह x प्लस डेल एक्स है और a के जगह x है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका, देखिए इसको अगर हम x बोले तो x
और x को हम a बोले तो x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n हो गया, और इसी प्रकार से ये हो गया x माइनस a। ठीक है ना, ये अलजेब्रिक फॉर्मूला था लिमिट्स का। तो इस फॉर्मूला पर लाने के लिए ही हमने यहाँ पर डेल x में परिवर्तन किया था। सो गाइस, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला की मदद से देयरफॉर लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, और कितना हो जाएगा n क्या है, a का पावर है। देखिए n क्या है, n जो है x और n दोनों का पावर n है, तो ये हो गया वैल्यू n। और दूसरा टर्म क्या है, a टू दी पावर n माइनस 1, और ये क्या है यहाँ पर x, तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस 1। तो ये आपका निकल गया dy बाई dx का वैल्यू। मतलब देयरफॉर आप ऐसा बोल सकते हैं y क्या था fx, और fx का वैल्यू क्या था x टू दी पावर n। सो गाइस आप बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन में कि x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपसे कोई कहे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए n के जगह कितना है 2, तो आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2, और 2 के पावर सॉरी x के पावर 2 माइनस 1 है तो x हो गया, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। इसी प्रकार से आपसे कोई कहे कि x क्यू का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा गाइस, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, मतलब हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी प्रकार से आपसे कोई पूछे x टू दी पावर 5 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1, दैट इज 5x टू दी पावर 4। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम लोग x टू दी पावर n वाले फॉर्म में जो भी आपका फंक्शन रहेगा उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन समझ में आया बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर है गाइस? चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस चलिए देखते हैं अगला फंक्शन। देखिए तीसरा फंक्शन ले लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन आप पढ़े हुए हैं, क्या होता है e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। ठीक है ना, ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है। अब इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से निकाल कर देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग x में डेल x से परिवर्तन करेंगे, तो यहां भी जो x है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। सो गाइस इसको लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल x इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस डेल x। ठीक है, लिख सकते हैं ना। नाउ देखिए ध्यान से, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल we can write as dy by dx is equal to limit del x tends to 0 f of x plus del x minus fx by del x लिख सकते हैं। और देखिए f of x प्लस डेल x और fx की वैल्यू हम लोग 1 और 2 से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज ये हो जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 और f ऑफ x प्लस डेल x की वैल्यू हो गई e टू दी पावर x प्लस डेल x और माइनस fx की वैल्यू है e टू दी पावर x और बाई डेल x लिख सकते हैं।
देखिए ये हो गया आपका लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और इसको हम लोग इंडिसेज का कंडीशन लगाकर ब्रेक कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास a टू दी पावर m प्लस n है तो आप इसको लिखते हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। ये इंडिसेज का कंसेप्ट है गाइस। तो हम लोग उसी प्रकार से e टू दी पावर x प्लस डेल x को लिख सकते हैं e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर डेल x। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, और माइनस हो गया e टू दी पावर x बाई डेल x। क्लियर? अब देखिए तो e टू दी पावर x को हम कॉमन ले सकते हैं। सो गाइज ये अब हो जाएगा आपका लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, और e टू दी पावर x को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर डेल x माइनस 1, e टू दी पावर डेल x माइनस 1 बाई डेल x लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो टर्म हो गया। देखिए एक टर्म हो गया e टू दी पावर x और दूसरा टर्म हो गया e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर डेल x माइनस 1 बाई डेल x। ठीक है, देखिए जरा, अब इसको हम लोग इसी को आगे बढ़ाएं तो लिख सकते हैं लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और e टू दी पावर x, और इनटू इसी को लिख सकते हैं लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर डेल x माइनस 1 बाई डेल x लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? मैंने कहा अभी यहाँ पर दो टर्म हो गया, एक हो गया आपका e टू दी पावर x और दूसरा टर्म हो गया आपका e टू दी पावर डेल x माइनस 1 बाई डेल x। दो टर्म हो गया। तो लिमिट में आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने आपको पढ़ाया था कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो लिमिट क्या होता है, दोनों फंक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिमिट को दोनों फंक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है ना, e टू दी पावर x के साथ भी और e टू दी पावर डेल x माइनस 1 बाई डेल x के साथ भी। ऐसा कर सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब गाइज हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लिमिट का एक फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1। ये मैंने लिमिट्स में आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, ये सेकेंड वाले टर्म में इसको आप इससे कंपेयर कीजिए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। क्या है फर्क? सिर्फ x के जगह डेल x है ना। तो यहाँ पर देखिए e टू दी पावर x है तो यहाँ e टू दी पावर डेल x है। ठीक है, और नीचे में डिनोमिनेटर में x है तो डेल x है, और यहाँ पर x 0 की तरफ टेंस कर रहा है, यहाँ डेल 0 की तरफ टेंस कर रहा है ना। खाली वेरिएबल चेंज हो गया है, x के जगह डेल x हो गया है। सो गाइस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 1। तो और यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले टर्म में डेल x वाला कोई टर्म ही नहीं है। देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें डेल x वाला कोई टर्म नहीं है, तो डेल x टेंड्स टू 0 होने से e टू दी पावर x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका वैल्यू हो गया e टू दी पावर x, और इनटू सेकेंड पार्ट का वैल्यू हो गया 1। तो वैल्यू कितना हो गया? e टू दी पावर x। तो देयरफॉर dy बाई dx का वैल्यू आपको मिला कितना? e टू दी पावर x। तो देयरफॉर आप इसको ये भी लिख सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, और y क्या है गाइस? y का मतलब fx, और fx का वैल्यू कितना है? e टू दी पावर x। सो गाइस यू कैन राइट as differential coefficient of e to the power x with respect to x is equal to e to the power x। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि e to the power x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव e to the power x ही होता है, और हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से आपको निकाल कर दिखाया कि e to the power x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e to the power x होता है। ठीक है ना। सो गाइस इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे फंक्शंस
का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल निकालते हैं। आपको जितने भी फार्मूले पढ़ाए गए होंगे डिफरेंशिएशन में, उन सारे फार्मूलों को बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ही निकाला गया है पहले, समझे ना। वैसे ही डायरेक्टली फार्मूला नहीं आ जाता है, समझे ना। तो सारे फार्मूले जितने भी आप डिफरेंशिएशन में जानते हैं फार्मूले, उन सभी को आप बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए, एक आधा और कर लेते हैं हम लोग, ताकि फर्स्ट प्रिंसिपल का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। लिखिए जरा। तो गाइस अगला फंक्शन हम लोग ले लेते हैं 4th नंबर। लेट कर लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। यहां पर x में डेल एक्स का परिवर्तन करें, चेंज करें, तो आप लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स, लिख सकते हैं ना। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, now from the first principle we can write as dy by dx is equal to limit del x tends to 0 f of x plus del x minus fx divided by del x, लिख सकते हैं। और यहाँ पर f of x plus del x और fx की वैल्यू 1 और 2 से पुट कर देंगे। सो गाइस ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और इसको लिखेंगे हम लोग साइन एक्स प्लस डेल एक्स, और माइनस एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, और ये हो गया बाई डेल एक्स, ठीक है ना। देखिए अब यहां पर अगर हम लोग x प्लस डेल एक्स को c मान लें और x को d मान लें, तो गाइस यहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी। और साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है ना। और ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे साइन सी माइनस साइन डी का। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी, और c का वैल्यू है x प्लस डेल एक्स, और प्लस d है x और बाई 2, और इनटू साइन c माइनस डी x प्लस डेल एक्स माइनस x बाई 2 बाई डेल एक्स, लिख सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, प्लस माइनस x यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा साइन डेल एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ देखिए x को x में जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x में 2 से भाग दे देंगे तो x हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x प्लस डेल एक्स बाई 2। तो इसको हम फाइनली ये लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये हो गया 2 cos x प्लस डेल एक्स बाई 2। इसको कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं x प्लस डेल एक्स बाई 2, और इनटू साइन, यहाँ x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाई 2 और बाई डेल एक्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2 को जो ऊपर में है इसको अब हम लोग नीचे लाएंगे, और नीचे भी कहाँ ले जाएंगे, डेल एक्स के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तभी हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। खाली डेल एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये जो 2 न्यूमरेटर से जब हम लोग नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर साइड, तो ये डेल एक्स का डिनोमिनेटर बनेगा, ठीक है। सो गाइस इसको हम लिख सकते हैं आगे। अब देखिए इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका cos x प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल एक्स बाई 2, और बाई हो जाएगा डेल एक्स बाई 2, ठीक है ना। देखिए यहाँ से जब पलटी मारेगा तो ये आके cos के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग देखिए हमारे पास दो टर्म है यहाँ पर। एक टर्म आपका ये हो जाएगा साइन डेल एक्स बाई टू बाई डेल एक्स बाई टू, और दूसरा टर्म हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो ये जो लिमिट है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम और अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो गया कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू। ठीक है, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते हैं और इनटू दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका साइन डेल एक्स बाई टू बाई डेल एक्स बाई टू। क्लियर है गाइस? एक परिवर्तन और इसमें हम लोग करेंगे, देखिए कैसे। हियर के ध्यान से, हियर डेल एक्स टेंस टू जीरो, देयरफॉर डेल एक्स बाई टू ऑल्सो टेंस टू जीरो। डेल एक्स जब जीरो की तरफ टेंस कर रहा है तो डेल एक्स में 2 से भाग दे देंगे तो भी जीरो की तरफ टेंस करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो गाइस इसको एक लाइन आगे और बढ़ाते हैं और इसको लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी डेल एक्स अब हो जाएगा डेल एक्स बाई टू टेंस टू जीरो, और कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू। ठीक है, इनटू दूसरी तरफ हो जाएगा, दूसरा जो टर्म हो जाएगा आपका लिमिट डेल एक्स बाई टू टेंस टू जीरो, और यहां पर साइन डेल एक्स बाई टू बाई डेल एक्स बाई टू, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में क्या हमने पढ़ा हुआ है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x बाई एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस फॉर्मूला को ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है इससे कंपेयर करके देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि x जीरो की तरफ टेंस कर रहा है और यहाँ साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर है। मतलब x के जगह यहाँ पर देखेंगे आप कि उस फॉर्मूला का जो x है यहाँ पर वो क्या बन जाता है डेल एक्स बाई टू, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम है, x के जगह डेल एक्स बाई टू है। ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ देखिए डेल एक्स बाई टू अगर जीरो हो जाएगा तो डेल एक्स बाई टू का वैल्यू जीरो हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस एक्स। सो गाइस इसका वैल्यू हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉस एक्स, और इधर हो गया आपका 1, इस पूरे का वैल्यू। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो गाइस हमें क्या मिला, dy बाई dx का वैल्यू मिल गया cos x। ठीक है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो आपने पढ़ा था ना कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इस प्रकार से sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से किसी गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, मतलब डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे sin x हो गया, sin x का तो मैंने निकलवा दिया, cos x हो गया, tan x हो गया, cot x हो गया, sec x हो गया, cosec x हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, और जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। इन सारे फंक्शंस का आप लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस आप करें, करने से क्या होगा कि आपको कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, समझने की जहां तक बात है, तो अभी आप इस क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं वो आप अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छी तरह से आपको इस पर कमांड हो जाएगा। ठीक है ना,
रही बात क्लास 12th की, तो क्लास 12th में सिर्फ फार्मूलों से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो है फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से फंक्शंस का, डिफरेंट फंक्शंस का जो हम डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसका फिर से फर्स्ट प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिलेगा, ठीक है ना। जब हम लोग एरर एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर जो है आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन मिलेगा एरर एंड अप्रोक्सीमेशन वाला चैप्टर में, ठीक है। और वो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी फॉर्मूले आप जानते हैं, उससे काम चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सारे फंक्शंस का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाल कर नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर 3-4 फंक्शंस का डेरिवेटिव आपको निकाल कर बता दिया, और आपका काम है कि आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल लीजिए, या आप समझ गए तो फॉर्मूलों से ही काम चल जाएगा आपका, ठीक है गाइस, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी टाइप के फंक्शन है, पॉसिबल फंक्शंस, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उन सब का हम लोग डिफरेंशिएशन का एक डेरिवेटिव का लिस्ट बना लेंगे। तो हमारे पास क्या है कि बहुत सारे फंक्शन के डेरिवेटिव का एक लिस्ट हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा, और फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन और फिर रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, अभी शुरुआत हुई है, ठीक है गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए।